नमस्कार दोस्तों। एथिक्स के 2020 के प्रश्नों के आंसर डिस्कशन, मॉडल आंसर डिस्कशन की इस सीरीज में आज मैं महात्मा गांधी के विचारों पर पूछे गए एक वक्तव्य आधारित प्रश्न को ले रहा हूं। यह प्रश्न है कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उन कथनों का, उन क्वेश्चंस को लिखने का तरीका यह है कि आप ये बताएं कि आपके अनुसार उद्धरण का आशय क्या है। उस आशय को आप अपने तर्कों के द्वारा पुष्ट करें। विचारक का अगर संदर्भ आपको पता है तो वो संदर्भ भी जोड़ें, और युगीन संदर्भ जो विचारक का है उसके साथ अगर आप इसको समकालीन संदर्भ में जोड़ते हैं और उसकी प्रासंगिकता का उद्घाटन करते हैं तो इससे अच्छा कोई आंसर नहीं होगा। क्योंकि ये नहीं पूछा गया कि महात्मा गांधी के इस वक्तव्य का महात्मा गांधी के अनुसार ही क्या आशय है, वही बताइए। उनके आशय से कोई बिल्कुल विपरीत अर्थ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में वह कैसे प्रासंगिक है, इस बात को हमें बताना होगा। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग यहां पर देखें कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। यहां पर जो अन्य की सेवा या द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, ये बात यहां पर क्या है, कही गई। तो जब हम लोग यहां पर सर्विस ऑफ अदर्स की बात करते हैं, दूसरों की सेवा की बात करते हैं, तो दूसरों की सेवा पब्लिक सर्विस की तरफ हमें संकेतित करती है। इसको हम लोग अगर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें तो इस कथन को हम पब्लिक सर्विस के संदर्भ में हम जोड़ सकते हैं। दूसरा यहां पर कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग, यहां पर स्वयं मतलब व्यक्ति। तो यह कथन सही मायने में व्यक्ति और पब्लिक सर्विस के बीच में क्या एक कनेक्शन हो सकता है, इस कनेक्शन को व्यक्त करता है। और अपने आप को खोजने का मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को परिभाषित करना। अपने आप को परिभाषित करने का मतलब कि अपने लाइफ के टारगेट्स, गोल या ऑब्जेक्टिव को पहचानना। और अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पहचानने का मतलब यह है कि अपने लाइफ के परफेक्शन को या अपने लाइफ में जो सुप्रीम गोल है उस सुप्रीम गोल को पहचानना। तो यह कथन जीवन की पूर्णता और पब्लिक सर्विस, एक व्यक्ति के जीवन की पूर्णता और दूसरों के सेवा के बीच के कनेक्शन को बताता है। और अगर यह कहा जाए कि पब्लिक सर्विस के लिए, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए, सदैव अभिप्रेरित रहने के लिए व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धियों में से अपने आप को कनेक्ट करने वाली चीजें, अपने आप को डिफाइन करने वाली चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये गांधी के इस कथन का सबसे अच्छा अर्थ होगा। सिंपली कि पब्लिक सर्विस के लिए सदैव अभिप्रेरित होने के लिए, रहने के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों की जो भावना होती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह गांधी के इस कथन का आशय होगा आज के संदर्भ में। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग यहां पर समझते हैं कि जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल क्या है। दरअसल मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को दूसरों की सेवा
और इसके साथ ही स्वयं को खोजना। स्वयं को खोजने का मतलब कि व्यक्तिगत उपलब्धि की एक भावना से यह कथन दूसरों की सेवा को जोड़ रहा है। एक बहुत दिलचस्प कहानी आपको या एक सच्ची घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। एक आईएएस ऑफिसर 1981 बैच के रहे हैं अनिल स्वरूप जी। उन्होंने किताब लिखी नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, और उस किताब में उन्होंने अपने करियर के कई पहलुओं का, कई घटनाओं का उसमें उन्होंने ब्यौरेवार जिक्र किया है। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने की जिम्मेदारी को किस तरह से उन्होंने निभाया था। उन्होंने कहा कि आरएसबीवाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के एक प्रेजेंटेशन के संबंध में वे विश्व बैंक की यात्रा पर गए, विश्व बैंक के मुख्यालय पहुंचे, और वहां आयोजन में सरकारी प्रतिनिधि, एनजीओ के लोग और बिल गेट्स फाउंडेशन के लोग क्या है थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अगर आप भारत के समकालीन भारत के पब्लिक पॉलिसी के हिस्ट्री को पलटकर देखेंगे तो अपने लॉन्चिंग के समय एक सफल योजनाओं में थी और उसकी कई बातों को बहुत सराहा गया था। तो वहां पर जो बिल गेट्स फाउंडेशन के जो एक डेलीगेट बैठे हुए थी, उन्होंने पूछा कि मिस्टर स्वरूप, आप इतना आरएसबीवाई के लिए इतना जुनूनी क्यों हैं? आपको इससे क्या फायदा मिलेगा? अनिल स्वरूप ने इस प्रश्न का जवाब देने के बजाय उन्होंने लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स का या नौकरशाही का जो एक किस्म का जवाब होता है, उस जवाब को प्रेजेंटेशन में मैं पेश कर चुका था, लेकिन ये प्रेजेंटेशन से बाहर ये पूछा गया और एक तरह से इनफॉर्मल लेवल पर क्या है पूछा गया। अनिल स्वरूप ने कहा कि मैंने उस बिल गेट्स फाउंडेशन की रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि आप पहले बताइए कि आप विकसित देशों के गरीबों पर लाखों डॉलर आप लोग खर्च करते हैं, आपका क्या उद्देश्य है? उस प्रतिनिधि ने कहा कि यह हमारा काम है, यह हमारा उद्देश्य है और हमें इससे दुआएं मिलती हैं। अनिल स्वरूप ने कहा कि आप तो पैसा खर्च करके दुआएं बटोरते हैं, मैं तो एक ऐसी सर्विस कर रहा हूं जिसमें मुझे खुद पैसा खर्च नहीं करना है, पैसा तो सरकार खर्च कर रही है, लेकिन इस बीमा को लोगों तक पहुंचाकर मुझे जो दुआएं मिलती हैं वही मेरे लिए बेहतर प्रेरणा है। एक आईएएस ऑफिसर का यहां पर आप देखिए कि वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जिस चीज को वे डिफाइन कर रहे हैं, वो कोई रुपया पैसा नहीं है, वो कोई जमीन जायदाद संपत्ति नहीं है, वो कोई प्रमोशन पद नहीं है। वो ये यहां पर कह रहे हैं कि जो बेहतर प्रेरणा है मेरे लिए, वो सबसे बड़ी बेहतर प्रेरणा क्या है? लोगों की दुआएं। और उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने उस डेलीगेट को एक घटना का जिक्र किया कि एक बार वे एक हॉस्पिटल गए, एक महिला ने उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सहारा नहीं था और इस स्कीम की वजह से मैं आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं देती हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो एक आईएएस ऑफिसर जो बीमा को उनके लाभार्थियों तक पहुंचाकर एक व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना और संतुष्टि से प्रेरित हो रहा है, और वह व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना या संतुष्टि क्या है कि उसे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। महात्मा गांधी का यह जो कथन है, बहुत गहरे संदर्भों में देखा जाए तो वह यह कहता है कि स्वयं को सबसे अच्छे तरीके से खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि हम अपने आप को दूसरों की सेवा में दे दें। दरअसल इस कथन का जो बहुत महत्वपूर्ण आशय है, वह आशय यह है कि यह कथन दूसरों की सेवा को व्यक्ति के एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो उसके व्यक्तित्व के
व्यक्तित्व की परफेक्शन से जुड़ा हुआ है, एक्चुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसके संदर्भ में क्या है, डिफाइन कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि महात्मा गांधी के इस कथन की, जब आप उस कथन का आशय स्पष्ट करेंगे तो उस आशय में आप ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का ये कथन जीवन के, एक व्यक्ति के जीवन की पूर्णता की व्याख्या को, जीवन की उसकी महनीय उपलब्धियों की व्याख्या को दूसरों की सेवा के संदर्भ में परिभाषित करता है। लेकिन दूसरों की सेवा पब्लिक सर्विस है, और पब्लिक सर्विस में हमेशा मोटिवेट होकर काम करने के लिए कई बार हमें बाहरी चीजें ही अभिप्रेरित नहीं करती कि हमारा वेतन कितना है, हमें किस प्रकार का प्रमोशन मिलेगा, हमें लोगों से कैसी तारीफ मिलेगी, हमें लोग किस निगाह से देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को भी डिफाइन करते हैं, हम अपने आप को भी वहां पर कनेक्ट करते हैं, और हम अपने मकसद को, हम अपनी जिंदगी के मकसद को दरअसल उस काम से, उस पब्लिक सर्विस से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए महात्मा गांधी का यह कथन लोक सेवा के लिए सदैव अभिप्रेरित रहने के लिए, व्यक्तिगत उपलब्धियों की उस भावना को जिसमें हम स्वयं को खोजते हैं, स्वयं को परिभाषित करते हैं, स्वयं की आत्मसिद्धि के लिए, आत्मपूर्णता की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को एक कदम आगे पाते हैं, दरअसल इस बात को यह कथन क्या करता है, रेखांकित करता है। और ये बात मैंने जैसे आपको यूपी कैडर के एक आईएएस ऑफिसर अनिल स्वरूप के संदर्भ में जैसे मैंने बताई, वैसे ही एक बड़ी 1-2 साल पहले किताब आई थी, अमित लोधा, बिहार कैडर आईपीएस, बिहार डायरीज। उन्होंने किताब में लिखा कि पुलिस की नौकरी के साथ एक वर्दी का ग्लैमर होता है, लेकिन पुलिस की नौकरी के साथ, इस ग्लैमर के साथ साथ बहुत सारे दुख, दर्द और पीड़ाएं भी हैं। अमित लोधा लिखते हैं बिहार डायरीज में कि द फीलिंग व्हेन यू हेल्प यूनाइट मदर विथ हर किडनैप्ड चाइल्ड इनडिस्क्रिबेबल, वो फीलिंग अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, वो अनुभूति अवर्णनीय है। और यहां पर व्यक्ति एक व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना से भर रहा है। उसको लगता है कि उसने जिंदगी में कोई अर्थ, कोई सार्थकता हासिल की है, उसने कुछ किया है। ये उसके ज्यादा वेतन होने, प्रमोशन होने, ज्यादा बड़ी पोस्ट पा लेने की बात नहीं है। तो ऐसे उदाहरण, ऐसे जो वास्तव में रियलाइजेशंस हैं, उसमें व्यक्ति अपने आप को डिफाइन करता है पब्लिक सर्विस के माध्यम से। आप भी आईएएस की तैयारी करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो जब आप जवाब देते हैं कि कार्य का विविधीकरण मिलेगा, तो आप इनफैक्ट इसी तरफ जाना चाहते हैं, आप यही बताना चाहते हैं। तो यहां पर ये जो कथन है, ये कथन दरअसल हम कह सकते हैं कि गांधी का ये कथन दूसरों की सेवा के माध्यम से स्वयं को खोजने की बात कहकर दरअसल ये कहता है कि लोक सेवा में सदैव अभिप्रेरित रहने के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि की जो भावना है, वह व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना ही सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए पहले आप इस कथन का आशय स्पष्ट करेंगे। हालांकि इसके और भी आशय हैं, जैसे गांधी कहते थे कि वे हर चीज को नैतिक बनाते हैं, उनके लिए राजनीति भी नैतिकता का ही और आध्यात्मिकता का एक आयाम है। तो गांधी यहां पर भी नैतिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, इन सब चीजों को क्या है, गांधी यहां पर भी स्वीकार करते हैं। इसलिए इस कथन का आशय एक नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आयाम भी रखता है, उसकी भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर हम इस बात को भी बताएंगे कि मैं दूसरों की सेवा जब मैं करने के लिए आगे बढ़ता हूं, तो मेरे पास क्या क्या वजहें होती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, और सेवा के विभिन्न क्षेत्र क्या हैं, सामाजिक, सार्वजनिक, सिविल, सोशल, पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विसेज, और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। यहां पर जो मैंने आपको बताया, आप पहली बात बता देंगे
कि महात्मा गांधी का यह कथन अपनी पहचान को, अपनी परिभाषा को दूसरों की सेवा के द्वारा बताकर लोक सेवा की अवधारणा को व्यक्ति के अपने कार्यों से, व्यक्ति के अपने उपलब्धियों के भावना से क्या है जोड़ता है। और इसीलिए एक आईएएस अधिकारी जब ये कहता है कि इस बीमा स्कीम को लागू करके लोगों की दुआएं मिलती हैं और ये बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसके लिए, तो यहां पर वो व्यक्तिगत एक क्या है उपलब्धि की भावना से संचालित हो रहा है। और इसके साथ ही अगर एक आईपीएस ऑफिसर ये कहता है कि उसे एहसास होता है, उसे रियलाइज होता है कि एक अपहरण किए गए बच्चे को जब वो उसकी मां से मिलाता है तो उसकी मां और उसके बच्चे पर के चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो उसके जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। तो यहां पर भी दूसरों की सेवा उसको एक व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना से क्या है जोड़ती है। इसलिए पब्लिक सर्विस की सबसे बड़ी अभिप्रेरणा दरअसल प्रमोशन से, पैसे से, पोस्ट से, कार्य वातावरण से, वर्क कल्चर से, इन सब से नहीं आती, जॉब सिक्योरिटी से नहीं आती। दरअसल पब्लिक सर्विस की सबसे जो हाईएस्ट मोटिवेशन है वह हाईएस्ट मोटिवेशन दरअसल व्यक्ति के भीतर जब तक इस प्रकार का एक सेंस नहीं रहता है तब तक वह नहीं आती है, व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना से क्या है आती है। यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं कि मैं दूसरों की सेवा क्यों करूं, तो दुनियादारी में आप जब उतरेंगे तो आप पाएंगे कि भैया दूसरों की सेवा से ही आपको पैसा मिलेगा। कुछ लोग आजकल हिंदी में कहते हैं कि दूसरों की सेवा में ही मेवा है। नेता जनता के लिए नहीं बल्कि जनता नेता के लिए है। नेताजी जनता की सेवा, दूसरों की सेवा जनता के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं। तो प्रॉफिट या बेनिफिट की बात, तो दूसरों की सेवा क्यों, अपनी सेवा के लिए। एक उत्तर इसका यह होता है दुनियादारी में। कई बार लोग दुनियादार तो होते हैं लेकिन समझदार भी थोड़ा होते हैं। तो कहते हैं कि दूसरों की सेवा मैं इसलिए कर रहा हूं, कि दूसरों की मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल मुझे भी जरूरत होगी, और अगर मैंने आज मदद नहीं किया है तो कल मेरी मदद कौन करेगा। यहां पर दूसरों की सेवा उपयोगिता से जुड़ी हुई है। जो दूसरों की सेवा है वह क्या है, दूसरों की सेवा दूसरों से अपेक्षाएं जो हमारी हैं उनके संदर्भ में क्या जुड़ी हुई है। यहां इसके साथ ही कई बार हम दूसरों की सेवा को बहुत बड़े सामाजिक कर्तव्य के ढांचे से जोड़ देते हैं कि भाई तुम, ये जिंदगी उसी की है जो कौम पे लुटाए जा, कौम पर लुटाना है। अब कौम समाज भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है, राष्ट्र भी हो सकता है। फांसीवादियों को आप पढ़ लेंगे तो राष्ट्र के लिए व्यक्ति को क्या करते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें। समाजवादियों को पढ़ लेंगे तो समाजवादी ये कहते हैं कि आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। भारतीय परंपरा में 3 प्रकार के ऋणों की धारणा है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। वो कहते हैं कि भाई आपका कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है, अपने पिता के प्रति है, देवताओं के प्रति है, ऋषि के प्रति है। तो इस तरह से यहां पर कर्तव्य की अवधारणा के द्वारा भी हम कई बार दूसरों की सेवा की बात को क्या है जोड़ते हैं। जैसे हिंदू परंपरा में माना जाता है कि जो पुत्र होता है उसके ऊपर पिता का ऋण होता है, और पिता का ऋण जो होता है वह अगली संतति में पुत्र उत्पन्न करके पूरा करता है। आप ये कहेंगे कि बहुत ही घटिया ख्याल है, लेकिन ये है यहां पर। अब यहां पर ये पितृ ऋण है वो उतारता है, उसका कर्तव्य है। तो कई बार हम दूसरों की सेवा को कर्तव्य या दायित्व के भाव से जोड़ देते हैं। पैसा वैसा नहीं, सेवा को मेवा से नहीं हम जोड़ते, उपयोगिता से नहीं जोड़ते। हम कहते कर्तव्य भाई है। उपयोगिता में तो हम ये कहते हैं कि भाई एक हाथ से दे रहा हूं, कल दूसरे हाथ से लूंगा। यहां पर इसके साथ ही कई बार लोग दूसरों की सेवा को ईश्वर तक पहुंचने के एक रास्ते के रूप में देखते हैं। महात्मा गांधी ने भी ये देखा, लेकिन दिया गया जो कथन है वो इस बात को सीधे नहीं कहता। महात्मा गांधी ने कहा कि दूसरे की सेवा मेवा के लिए नहीं, दूसरे की सेवा
इस आकांक्षा, इस अपेक्षा में नहीं कि अगर मैं दूसरे की मदद सेवा नहीं करूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा, दूसरों से किसी अपेक्षा में नहीं। दूसरों की सेवा कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य समझकर या दायित्व समझकर, राष्ट्र से जुड़ा हुआ कर्तव्य समझकर नहीं, दूसरे की सेवा स्वयं को खोजने के आत्म साक्षात्कार, आत्म सिद्धि, मुक्ति के रूप में, मुक्ति के एक मार्ग के रूप में। यहां पर महात्मा गांधी के इस कथन की विशेषता को आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी एक पूरी परंपरा को, जो एक पूरी एथिकल परंपरा थी, उस परंपरा को नकार रहे हैं। महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि सुख के लिए सेवा नहीं, किसी सुख की चाह, पैसा, रुपया, धन, सुख, साधन, इनके लिए सेवा नहीं, इस अपेक्षा में भी सेवा नहीं कि दूसरे क्या है मदद करेंगे मुझे, और इसके लिए भी सेवा नहीं कि कर्तव्य है, दायित्व है। सेवा किस लिए? सेवा अपने आप को खोजने के लिए, सेवा आत्म साक्षात्कार के लिए। और यहां पर महात्मा गांधी बहुत अनूठे, बहुत विशिष्ट हो जाते हैं। गांधी ने 29 अगस्त 1936 को हरिजन में एक लेख लिखा। उस लेख में लिखा कि मैन्स अल्टीमेट एम इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। मनुष्य का अंतिम जो लक्ष्य है वह ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करना। इस दुनिया में हम लोग मैगी वैगी खाने नहीं आए हैं। गांधी के अनुसार इस दुनिया में हम लोग ईश्वर का साक्षात्कार करने आए हैं। और ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वर की जो क्रिएशन है उस क्रिएशन के माध्यम से होगा। ईश्वर की क्रिएशन ह्यूमन भी है, और इसलिए ह्यूमन बीइंग या ह्यूमैनिटी की सेवा ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। और पूरी मानवता की सेवा करने में जो अपने आसपास पड़ोस के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, उनकी सेवा की बात वे करने लगते हैं। तो महात्मा गांधी का जो यहां लॉजिक है, उस लॉजिक में वे सीधे सीधे मनुष्य के सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, मनुष्य के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ईश्वर भी शामिल हैं, लेकिन वे कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस दुनिया में जो मनुष्य है वो उनका क्रिएशन है। इसलिए मानव सेवा के माध्यम से, आप मानव सेवा के मार्ग के माध्यम से आप अपने आप को, अपनी मुक्ति को, अपनी सिद्धि को, अपने आत्मपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी ने ये जो तर्क दिया, इस चीज को अगर हम लोग मानते हैं तो कई बार हमारे लिए पब्लिक सर्विस क्या है, नर सेवा क्या है, नारायण सेवा हो जाएगी। और ये ख्याल दरअसल एक, आप ये कहेंगे कि केवल गांधी में ही नहीं था, यह दरअसल दरिद्र नारायण की सेवा की बात जो है, जो दक्षिण पंथी विचारधारा से संबद्ध विचारक रहे हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी कहा इस बात को, एकत्व मानववाद की बात वे करते हैं। और इस तरह से यहां पर ये जो दृष्टिकोण है ये दूसरे मानववादियों में भी रहा, दूसरे मानवतावादियों में भी क्या है रहा। यहां पर इसके साथ ही बच्चों, जब हम लोग सर्विस को देखते हैं तो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, सुधारक हैं, नेता हैं, पब्लिक सर्विस करने वाले लोग हैं, और सिविल सर्विस करने वाले लोग हैं। सोशल सर्विस में तो लोग जो है बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले लोग सोशल सर्विस में नहीं टिक सकते, लेकिन पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस में जो लोग आ रहे हैं वो लगातार दूसरों की पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस के प्रति मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़े विद्वान थे हर्जबर्ग, उन्होंने मोटिवेशन के संदर्भ में 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। उस 2 फैक्टर थ्योरी में उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर में हमारी भावनाएं क्या हैं, हम किसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मानते हैं। तो इसीलिए यहां पर अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं किसी वर्क से, अगर मैं किसी सर्विस से
अपने आप को डिफाइन करने लगा, वहां पर उस वर्क से मिलने वाली दुआएं मेरी असली क्या है, सार्थकता की निशानी है। तो ऐसी स्थिति में मेरे मोटिवेशन की जो वजहें हैं वो मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि की इन धारणाओं से क्या है, जुड़ी हुई हैं। और इसलिए उस तरह का व्यक्तिवाद जिसमें व्यक्ति को समाज से काटकर समाज की सेवा, समाज के भलाई के रास्ते से काटकर कई बार सोचा जाता है, व्यक्ति को अलग थलग कर दिया जाता है, महात्मा गांधी उस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि इसमें एक दार्शनिक आयाम भी है। क्या है? भारतीय परंपरा में व्यक्ति का जो चरम लक्ष्य है वह मुक्ति माना गया है, लिबरेशन माना गया है। और लिबरेशन की जो व्याख्या है वह कई है। कुछ लोग कहते हैं कि लिबरेशन ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर से नजदीकी है। कुछ लोग कहते हैं कि लिबरेशन अपनी आत्मा का साक्षात्कार है। गांधी दोनों को मानते थे। गांधी यहां पर अगर आप देखेंगे तो गांधी ये नहीं कह रहे कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर मैं वैराग्य ले लूंगा, मैं तपस्या करूंगा। उन्होंने कहा भी है कि मैं मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए मुझे किसी गुफा में एकांतवास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे मोक्ष या मुक्ति हिमालय में जाकर मिलती तो मैं हिमालय पर चला जाता। इसका मतलब कि वे ज्ञान के रास्ते जिसमें वैराग्य की बात की जाती है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो मथुरा वृंदावन की गलियों में जाकर या चैतन्य महाप्रभु की तरह भजन गाकर अपने मोक्ष के प्रयास की बात नहीं कर रहे हैं। वो योग मार्ग के द्वारा भी ये नहीं कह रहे हैं कि मुक्ति होगी। वे दरअसल कर सेवा के माध्यम से कर्म मार्ग की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां पर दूसरों की सेवा बहुत गहरे अर्थों में गांधी यहां पर उस कर्म मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस पर मैंने ज्यादा इंफेसिस नहीं दिया, लेकिन यह भी एक इसका डायमेंशन है। आप एक दो लाइन में वहां पर लिख सकते हैं। और इन सब के साथ ही आज के संदर्भ में रिलेवेंस क्या है? तो रिलेवेंस यहां पर यह है बच्चों कि महात्मा गांधी की जो पूरी जो संकल्पना है, उस संकल्पना को अगर हम देखें तो इसको आप देखिए कि पब्लिक सर्विस के लिए वे जिस तरह के मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस के लिए वे जिस तरह के व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को अपने खोजने की जो बात कर रहे हैं, ये बात क्या है, आज बहुत प्रासंगिक है। ये कल भी बहुत प्रासंगिक थी। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, उसमें वही लोग लगातार अपने काम को करते हुए मोटिवेट रहते हैं, जो दरअसल अपने काम में अपनी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देखते हैं, जो अपने काम से अपने आप को डिफाइन करते हैं, जो अपने काम में अपने आप को तलाशते हैं। इसलिए महात्मा गांधी का ये कथन बहुत ही पब्लिक सर्विस के मोटिवेशन के दृष्टि से, दरअसल व्यक्ति के आत्मसिद्धि के प्रयासों की दृष्टि से, इन दोनों दृष्टियों से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। एक और बात, महात्मा गांधी एथिक्स के पेपर में मोस्ट आस्क्ड थिंकर्स में से हैं। इसलिए महात्मा गांधी पर आपको बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी पर लगातार 2013 से लगातार सवाल पूछे गए हैं। और आपके मन में आएगा कि महात्मा गांधी की तैयारी आप कैसे करें? तो महात्मा गांधी की तैयारी आप करें हिंद स्वराज से। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की मूलभूत किताब है, बहुत पतली किताब है, 6-7-8 रुपए में मिल जाएगी। इसको 2-3 बार पढ़ डालिए। महात्मा गांधी के जो बीज विचार हैं वो आपको हिंद स्वराज में मिल जाएंगे। महात्मा गांधी पर 2 और किताबें हैं। एक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो महात्मा गांधी के इस किताब को पढ़ सकते हैं, सिलेक्शंस फ्रॉम गांधी। इसी किताब से ये स्टेटमेंट आया है, इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कुछ भी आएगा कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर है कि हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट की एक किताब आती है, महात्मा गांधी के विचार। 160-70 रुपए की किताब है, जो सेकेंडरी मैटर के लिए, कूड़ा करकट मटेरियल के लिए, जो पीडीएफ के लिए भटक रहे हो, उस भटकने के रास्ते से कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर का रास्ता नहीं बना है।
कॉरपोरेट मदारी बैठे हुए हैं जो गाइड करने के बजाय मिसगाइड कर रहे हैं। आगे कुछ और भी जो सीरीज आएगी उसमें आप समझ पाएंगे कि एक बहुत बड़े कॉरपोरेट गुरु ने पूरा कॉन्सेप्ट ही ब्लंडर कर दिया। एथिक्स और मोरलिटी में जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को ही उल्टा सीधा बताकर एकदम जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्लंडर करना वो है। इसलिए बुक का रास्ता और बुक के माध्यम से अपनी चीज़ों को समझना, उसके आंसर राइटिंग की तरफ जाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे आपकी जो आपका बौद्धिक प्लेटफॉर्म है वो बौद्धिक प्लेटफॉर्म भी बहुत क्या है अच्छा होगा। तो महात्मा गांधी पर ज़बरदस्त तैयारी करिए। महात्मा गांधी पर अगर कोई सवाल आपको उलझन में डालता है तो उसको ज़रूर हम लोगों के चैट बॉक्स में बताइए और उस पर मैं ज़रूर आपकी वीडियो के माध्यम से मदद करूंगा। महात्मा गांधी पर पहले भी हम लोगों के जो भी प्लेटफॉर्म रहे हैं वहाँ पर आप बहुत सारे वीडियोस को पाएंगे और भी महात्मा गांधी पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।